मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस की आग में झोंक दिया है और अब इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल सोच समझकर करें। सोने में निवेश और विदेश यात्रा से बचने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने कोविड काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम मॉडल का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इस विकल्प को अपनाएं या फिर उस पर विचार करें ताकि एनर्जी की खपत को कम किया जा सके। आज हम समझेंगे कि इस संभावित एनर्जी क्राइसिस के दौर में आम आदमी को कौन कौन से स्मार्ट कदम उठाए जाने चाहिए और जो प्रधानमंत्री ने ये जो 7 मंत्र दिए हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की क्या परिस्थितियां हैं आम आदमी के हवाले से भी, कॉर्पोरेट के हवाले से भी। तो क्या इस बड़े बदलाव के लिए भारत तैयार है? आज इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट के बाद मेहमान। मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी के साथ दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा भी गहराता जा रहा है। भारत जैसे देश के लिए ये चिंता और भी बड़ी है, जो अपनी जरूरत का 89% कच्चा तेल इसी इलाके से मंगाता है। ऐसे नाजुक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे और देशवासियों को सीधा संदेश दिया कि पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ तेल की हर बूंद की बचत करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, जहां मेट्रो है वहां मेट्रो से सफर करें, निजी गाड़ी जरूरी हो तो कारपूलिंग अपनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मालिक अपनी ईवी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस को फिर से अपनाएं और सबसे बड़ी बात कि कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्राएं टाल दें, चाहे शादी हो, घूमना हो या छुट्टियां हो। अब समझिए कि पीएम की ये चिंता कितनी जायज है। भारत अपनी जरूरत का 89% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है, करीब 243 मिलियन टन हर साल। इस पर खर्च होते हैं $137 बिलियन, यानी तकरीबन 11.5 लाख करोड़। रसोई में जलने वाली एलपीजी का 60% हिस्सा भी बाहर से आता है और उसका 90% हिस्सा मध्य पूर्व के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की बात करें तो देश की 50% जरूरत करीब 35.72 BCM आयात से पूरी होती है। अब देखिए देश के भीतर खपत का हाल। FY25 में डीजल की कुल खपत करीब 91.4 मिलियन टन रही और पेट्रोल की करीब 40 मिलियन टन। अनुमान है कि रोजाना देश भर में करीब 15 करोड़ लीटर पेट्रोल और 30 करोड़ लीटर डीजल जलता है। इनमें से पेट्रोल का 95 से 99% हिस्सा सिर्फ सड़क परिवहन में जाता है, दोपहिया, कार, टैक्सी। डीजल का 70 से 78% हिस्सा ट्रक, बस और भारी वाहन निगल जाते हैं। कुल पेट्रोलियम खपत का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस्तेमाल करता है। तो ऊर्जा संकट के इस दौर में आम आदमी क्या कर सकता है? पहली बात, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। मेट्रो और बस आपके और देश दोनों के लिए पैसे बचाते हैं। दूसरी बात, ऑफिस जाने वाले पड़ोसी या सहकर्मी के साथ कारपूल करें, इससे ईंधन आधा हो जाता है। तीसरी बात, सीएनजी और ईवी विकल्पों की तरफ बढ़ें, सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। चौथी बात, घर में सोलर पैनल लगाने पर विचार करें, भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। और पांचवी बात, गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालें, क्योंकि जितना तेल हम बचाएंगे उतना विदेशी मुद्रा देश में रहेगी और वही पैसा देश के विकास में लगेगा। पीएम मोदी ने देश की कंपनियों और दफ्तरों से अपील की है कि कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम का तरीका अपनाया गया था उसे एक बार फिर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा दिया जाए ताकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम हो और ईंधन की खपत घटे। जितने कम लोग दफ्तर जाएंगे उतना कम तेल जलेगा और उतना ही बड़ा फायदा देश को होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज सुधार एक्सप्रेस पर सवार है। एथेनॉल मिश्रण को लेकर पाइपलाइन गैस तक, सीएनजी से लेकर सौर ऊर्जा तक सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, जब 140 करोड़ देशवासी मिलकर एक एक बूंद तेल बचाएंगे तभी भारत एक वैश्विक ऊर्जा संकट से मजबूती से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमानों का। सौरभ मित्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्टनर हैं ऑयल एंड गैस ग्रैंड थॉर्ंटन भारत के। बहुत बहुत स्वागत है मित्रा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा जी, पूर्व एमडी निस्सान इंडिया के। मल्होत्रा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश सिंह जी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के। रजनीश सर गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करने की ऐसी आवश्यकता आपको लगता है सर कि वो वक्त आ गया था? क्योंकि आपसे लगातार इस मसले पर चर्चा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि संकट तो है लेकिन संभल भी जाएगा, ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य निकालें हम और
क्रूड ऑयल के नज़रिए से, खपत के लिहाज से इस वक्त देश की स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या असर पड़ेगा? थैंक यू दीपक जी। देखिए, जैसे हमारी पहले से चर्चा हो रही थी, फिस्कल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। यदि मैं आंकड़ों से बात करूं तो महीना वो एक सरकार को तो ओएमसी को 30,000 करोड़ का हर महीना आपको लॉस होते जा रहा है। और यदि इसको आप क्यूमुलेटिव देखें कि जब से ये वॉर शुरू हुई है फरवरी से मई तक देखें, तो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ का आपको डायरेक्ट नुकसान होते जा रहा है ओएमसी के लिए। इतना बड़ा अमाउंट ओएमसीज के बजट, मतलब उनके बैलेंस बुक में, उनके क्रेडिट मैट्रिसेस में सारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि एलपीजी में भी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अंडर रिकवरी था। यदि मैं आंकड़ों में बात करूं तो जितना सरकार ने प्राइस नहीं बढ़ाया, इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस बढ़ चुका है, उसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं 60,000 से 80,000 लाख का नुकसान होते जा रहा है। ये सारे बड़े आंकड़े हैं। इसके अलावा सरकार ये सोच रही थी कि शायद से वॉर कहीं से हो जाए, स्पॉट प्राइसेस कम हो जाए, कहीं स्टेबल हो जाए। वो स्टेबल होते हुए दिखता नहीं है। यदि क्रूड कहीं ना कहीं 95 96 टच करता है तो इमीडिएट अगले ही 2-3 दिन में वापस 104 105 में जा रहा है। सरकार ने इस पीरियड में बहुत अच्छा काम किया कि अभी हमने टोटल 40 कंट्रीज से डाइवर्सिफाई कर लिया। आज हमारा क्रूड 40 देशों से अलग अलग आता है, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेसल कॉस्ट, ये सारा मिला के इनपुट कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा होते जा रहा है। यदि आप देखें कि पर डे का लॉसेस इतना सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। यदि हमने मेजर्स ले भी लिया, उस मेजर्स के बाद भी हमें ये लगता है ये आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए और जीडीपी पे इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ही दिनों में हमें लग रहा है कि शायद से सरकार को प्राइसेस पेट्रोल और डीजल इन दोनों के तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। यदि एलपीजी का शायद से कंट्रोल करेगा, पर पेट्रोल और डीजल तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, तो यानी कि इस अपील के बावजूद आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना ही पड़ेगा, यानी कि संकट अभी दस्तक दे रहा है और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है। हमारी पिछली बात भी हुई थी कि ये अवश्यंभावी होगा सरकार के लिए ये करना और धीरे धीरे जनता को कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि आप परिस्थितियों से मुंह मोड़कर नहीं रह सकते और अचानक से फिर सबके लिए वो शॉकिंग होता। तो ये अच्छा किया कि कम्युनिकेट कम से कम करना शुरू किया है सरकार ने। बट अरुण मल्होत्रा सर, इसका हमारे ओवरऑल ऑटो बिक्री पर किस तरह का असर पड़ सकता है, उस मोर्चे पर क्या है? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप ईवीज का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो क्या इतनी ईवीज बिकी हैं या लोगों के पास हैं कि वो इस संकट में कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकें या कुछ डिफरेंस हमको दिखे? जहां तक ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है, ऑटो इंडस्ट्री अभी तक बहुत स्ट्रांग चल रही है। मार्च तक अच्छी थी, अप्रैल भी बहुत अच्छा रहा है और मई का महीना भी अच्छा लग रहा है। पर जो आपने विषय उठाया कि ईवी और सीएनजी व्हीकल को इस्तेमाल करें, हमारे देश में जो ईवी और सीएनजी व्हीकल्स अभी हैं, सीएनजी तो फिर भी मात्रा बढ़ गई है, ईवी व्हीकल्स अभी भी क्यूमुलेटिवली काफी कम है। तो उसमें तो एक कदम ये उठाया जा सकता है कि जो ईवी को सेकेंडरी व्हीकल माना जाता है, लोग मेन व्हीकल पेट्रोल या डीजल व्हीकल इस्तेमाल करते हैं और ईवी को सेकंड व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्राइमरी व्हीकल की तरह इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक हो गया है। दूसरा जो सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर हमने देखा भी मार्च के बाद, जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ईवी का जो कंट्रीब्यूशन है ऑटो इंडस्ट्री में बहुत बढ़ाव रहा है। 6-6.5-7% पे टू व्हीलर होता था, 10% हो गया है। कारें 2.5% होती थी, 5-5.5% हो गई है। लेकिन दिल्ली अभी भी काफी दूर है। तो इस लिहाज से जल्दी में मेरे ख्याल से जो कार पूलिंग की बात है और वर्क फ्रॉम होम की बात है, इन दो कदमों से एकदम इमीडिएटली ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो कदम हम सीएनजी और ईवी में उठा रहे हैं, उनको और स्ट्रॉन्गर करना है और इनको प्राइमरी व्हीकल की तरह इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमारे ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं और अर्थ इक्विपमेंट है, वो 100% डीजल पे, अभी तक ऑल्टरनेटिव फ्यूल उसमें अवेलेबल है नहीं, तो उसमें भी कुछ काम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और मैं आगे आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील शब्दशः अगर धरातल पर उतरती है तो किस तरह के बदलाव हमको देखने को मिलेंगे, यानी कि कितनी की बचत हो सकती है, कितने का हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उस पर हमारा दबाव पड़ेगा या फिस्कल पर हमारा दबाव कम होगा। मैं आऊँगा आगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा के जो केंद्र बिंदु में है वो है वर्क फ्रॉम होम। रजनीश सर, कोविड जब आया था तो लोगों ने सोचा भी नहीं था, उस समय आप और हम लोग बातचीत करते थे, बहुत
ऐसा लगता था कि वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। फिर ये भी देखते थे कि ये थ्योरी कहीं उल्टी तो नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करने में ज़्यादा दबाव तो नहीं महसूस करेंगे। बट अब हमारे सामने बड़ा न्यू नॉर्मल है। अभी आपको क्या परिस्थिति लग रही है सर, कि जो माइंडसेट है और जो इकोसिस्टम हमने वर्क फ्रॉम होम का बनाया है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल है क्या वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट करना, अगर कोई संकट आए तो? देखिए, इसमें दीपक दो तीन चीजों को हमें नजर में रखना पड़ेगा। एक तो आप किस इंडस्ट्री में हैं, दूसरा आप उस इंडस्ट्री में किस तरह का रोल है आपका। तो अगर बिल्कुल ही मैं बारीकी से देखेंगे तो कुछ इंडस्ट्री पे तो आप बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम करना बिल्कुल ही आप मुश्किल है। और उन इंडस्ट्री में खास करके रोल्स भी इतने क्रिटिकल हैं कि आप उनको वर्क फ्रॉम होम से कर ही नहीं सकते किसी भी हाल। बात आती है दूसरे इंडस्ट्रीज में जहां पर भी स्कोप होगा, जिन रोल्स में भी स्कोप होगा वर्क फ्रॉम होम, और जिसकी हमने एक तरह से उदाहरण देखा था कोविड के समय। काफी हद तक कंपनीज ने उसको अप्लाई किया, बट हमने कोविड के बाद ये भी देखा है कि काफी कंपनीज रिवर्स मोड में चले गए और उन्होंने लिटरली एम्प्लॉयज को वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस के मोड में लाने की कोशिश की है। काफी लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो एक हमारा अभी एक इस दौर से हम लोग गुजर रहे थे कि मिक्स मॉडल चल रहा था, जिसको हम लोग हाइब्रिड मॉडल कह रहे थे। काफी कंपनीज एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कुछ दिन आप ऑफिस आइए, कुछ दिन आप घर से काम कीजिए। उसका असर डेफिनेटली काम पे पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। और इस दौरान जब ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा था, तो इस तरह का एक रिक्वेस्ट आना डेफिनेटली कंपनीज को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे ला करके उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि किस किस रोल्स को हम लोग दोबारा पुश बैक कर सकते हैं एक वर्क फ्रॉम होम मोड से। एब्सोल्युटली। लेकिन अब एक बड़ा जो इसके बाद सवाल आता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम से वाइट कॉलर जॉब्स के लिए तो ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर की ब्लू कॉलर वर्कफोर्स का क्या होगा? मैं इसको भी आगे आपसे आऊँगा समझने के लिए। लेकिन मित्रा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे पास अभी अगर थोड़ी सी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो अपील की है ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए की है, और ये माइंडसेट चेंज करने के लिए कहा है। उन्होंने कोई थोपा नहीं है या कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया है कि भाई आप कर ही दीजिए। उन्होंने कहा कि बस थोड़ी सी तब्दीली लेकर के आइए। लेकिन भारत में जो तेल की खपत है सर, थोड़ा सा अगर हमें दिशा दें आप कि टोटल तेल की खपत, और अगर सिर्फ हम अपना मानसिकता में परिवर्तन कर दें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कार पूलिंग कर दें, जो पुराने परंपरागत तौर तरीके बताए जाते हैं, उससे आंकड़ों के नज़रिए से अगर आप हमें समझा सकें कि कितना इम्पैक्ट ग्राउंड पर पड़ेगा और उससे कितना CAD पर या फिस्कली हमको कितनी राहत मिलेगी सरकार को? देखिए, एक इंटरेस्टिंग सा नंबर देता हूँ। यदि आप लास्ट ईयर अप्रैल से और इस साल के अप्रैल में देखें तो पेट्रोल के कंजम्पशन में 6.5% की बढ़त हुई है, और डीजल में जो है सिर्फ 0.25 का हुआ है। जबकि एलपीजी जो है आपका 15 से 16% कंजम्पशन गिरा है। ये YOY नंबर्स हम देखते हैं तो इससे ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमी जैसा ग्रो कर रही है, आपके पास CNG का भी ऑप्शन है, EV का भी ऑप्शन है, तो भी आपका पेट्रोल का कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये है कि मुझे ये लगता है कि यदि प्रधानमंत्री का जो मैसेज था ये काफी एक सॉफ्ट सिग्नल है कि प्राइस एस्केलेशन होने वाला है, एक मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं। और फिर आई थिंक एक वर्कफोर्स जो है, जैसे आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि वर्कफोर्स जो ट्रांजिशन कर लेगा तो उसका ग्राउंड रियलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो बोलना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रक्स, बसेस, जो आपकी हेवी ट्रांसपोर्ट लेके जाती है, वो आपकी डीजल कंजम्पशन का 50 to 55% हिस्सा वही लेके जाती है। आप उनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि दैट इज एसेंस ऑफ द इंडस्ट्री के एसेंस है, वो आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा जोर पड़ जाता है। सेकंड जो आप देखेंगे जहां पे आपका इम्पैक्ट जो मिनिमल हो सकता है वो है कार यूजेज पे हो सकता है, पर कार यूजेज मोटा मोटी ओवरऑल पेट्रोल कंजम्पशन का कहीं ना कहीं 7 से 8% या लगभग 10% ही होता है। यदि ये 10% धीरे धीरे ऑल्टरनेट फ्यूल पे शिफ्ट करता है, या तो वर्क फ्रॉम होम में आता है या तो कार पूलिंग करता है, इसके इम्पैक्ट कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी। बट यस, जो हम ग्रोथ नंबर्स देख रहे हैं कि पिछले अप्रैल से इस अप्रैल में ग्रोथ हुआ है, तो शायद से ये मेजर से आपकी जो 6% और 6.5% का ग्रोथ हो रहा था, वो हो सकता है कि मई महीने में यदि मेजर्स लिए जाएं
या जून महीने में ये मेजर्स लिए जाएं तो आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। मैं आई थिंक ऑन ओवरऑल बेसिस पे हमें ये लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज पे इसके फ्रॉम पेट्रोल को कंजम्पशन आप यदि बहुत रोक देंगे, वर्क फ्रॉम होम कर देंगे या ये दूसरे मॉडलिटीज कर देंगे, इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से ओवरऑल पेट्रोलियम कंजम्पशन पे बहुत ही मिनिस्क्यूल होगा। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। इसके बहुत आयाम हैं देखिए, क्योंकि मानसिकता, एक सर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हो सकता है कि जैसा कहा जा रहा है कि भाई इंपोर्ट बिल आपको घटाना है या आपको राजकोषीय जो सेहत है उसमें थोड़ा सा सुधार के लिए अपील है। संभवतः ऐसा नहीं है। शायद सरकार भी धीरे धीरे तैयार कर रही है पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाने का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, शायद सबको तैयार किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या नज़रिया हुआ, और उसके लिए हम क्या एक आम हाउस होल्ड, एक मध्यम वर्ग, एक ऑफिस गोइंग व्यक्ति क्या मानसिक रूप से तैयार है? नहीं है तो कैसे होगा? क्या चुनौतियां आगे होंगी? इस पर बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मल्होत्रा सर, थोड़ा हमें बताइए कि ऑलरेडी क्योंकि तेल महंगा हुआ है तो एंट्री लेवल कारों के डिमांड पर हमें वैसे भी दबाव दिख रहा है। क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लोग शब्दशः उतारते हैं तो ऑटो इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? क्या हम इसे एक मंदी की शुरुआत तो नहीं देख रहे सर वहां पर भी, कि अगर थोड़ा सा अगर ये डर हावी हुआ? जहां तक अभी तक तो स्थिति बहुत स्ट्रांग है। मैंने जैसा कहा कि इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और जो उम्मीद की जा रही है, कस्टमर्स भी बात कर रहे हैं कि 5 से 10%, 7 से 8-10% बढ़नी चाहिए, तो उससे डेफिनेटली डिमांड पे उसका फर्क पड़ेगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में काफी कॉस्ट बढ़ रही है, बिकॉज ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है। स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, प्लास्टिक हुआ, गैस हुई, तो इफेक्टिवली प्राइस हाइक भी ऑटोमोबाइल में एक्सपेक्टेड है 5 से 7%। तो एक तरफ से 5-7% गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, दूसरा 5-7% से ज्यादा फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है। तो दोनों का एक जो कंबाइंड फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे मंदा होने की चांसेस है। और मेरा मानना है कि जब पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ेगी तो जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा वर्क फ्रॉम होम शुरू करें, या हम कह रहे हैं कार पूलिंग करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, उसका चलन थोड़ा कहीं ना कहीं अधिक हो जाएगा। पर ये क्लियरली मानना है कि ऑटो इंडस्ट्री में कि जो हमारा जो बेस्ट टाइम था इंडस्ट्री का, जो पिछले 12 महीने से, खासकर जीएसटी के बाद और अप्रैल महीने में भी, उसमें कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी सी ब्रेक लगी। ओके सर। रजनी सर, जो मैं शुरुआत में जो मैंने पिछली मरतबे सवाल पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम कंपनियों का ऑफिस मेंटेनेंस तो बचाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वाइट कॉलर जॉब्स के लिए ये ठीक ठाक लगता है, ये आइडिया हमने देखा है। बट जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ जो ब्लू कॉलर है, ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में, वो वर्कफोर्स जिस पर ईंधन की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर क्या अभी वर्क फ्रॉम होम का कोई विकल्प बन पाया है सर? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल दीपक इसका। और जैसा कि मैं पहले भी जवाब दिया था कि ऐसे कुछ रोल्स, ऐसे कुछ इंडस्ट्री में शायद स्कोप बहुत ही कम है। और चूंकि आप बात लेके आए हैं ब्लू कॉलर का, मान के चलिए कि ये जो एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ास करके जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे जब आप कोविड को भी याद करेंगे तो जितनी भी एसेंशियल हमारी बिजनेसेस थी, इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो सब डे वन से उन्होंने सारे प्रिकॉशन लेकर के वो एज इज, जैसा हम बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल के मोड में वो लोग काम कर रहे थे, पूरी रिस्क ले करके। मेरा मानना है कि वो मॉडल अभी भी लागू रहेगा। इन सब खास करके जो इंडस्ट्री है जिनका कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें खास करके ब्लू कॉलर शॉप फ्लोर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आप उनके लिए वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे को लगता है वहां पर आप किस तरह से शिफ्ट को आप कम करते हैं या उसको स्टैगर करते हैं, आप उसमें रोस्टर को कैसे प्ले करते हैं, मैन पावर को थोड़ा कम करते हैं,
आई थिंक ये सब काफी कुछ काम शायद लीडरशिप और एचआर इन सब संस्थाओं में शायद वो सोचना शुरू करेंगे। एब्सोल्युटली, सबको तैयारी करनी पड़ेगी और नए सिरे से करनी पड़ेगी, और हमारे पास पुराने अनुभव भी हैं, उन अनुभवों का हमको आगे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। बट सबसे बड़ी सवाल ये है, जैसा अभी मित्रा सर कह भी रहे थे कि शायद सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा, तो क्या सर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ रहा हूँ वो बार बार इस तरह की उलाहनाएं देते हैं, तर्क लाते हैं कि भाई जो ओएमसीज हैं, जिस वक्त फ़ायदे की बारी आती है उस समय तो फ़ायदा काट लिया जाता है, लेकिन जब इस तरह के संकट आते हैं तो कह दिया जाता है साहब हमारा घाटा बढ़ रहा है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा ओएमसीज की सेहत के नज़रिए से हमें बताइए कि क्या घाटा इतना बढ़ गया है कि अब सरकार को रिटेल प्राइसेस बढ़ाना ही एकमात्र अंतिम विकल्प रह गया है? यस दीपक जी, उसमें देखिए क्या है कि मैं आपको एक ओवरऑल एक मैं देता हूँ यदि देखिए, एक जो अपस्ट्रीम जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज को ये बोला गया था कि आप एलपीजी की प्रोडक्शन को काफी आई थिंक प्रायोरिटी दे, और बाकी जो आपके पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो वैल्यू दे रही थी आपको, उसके ऊपर आप बाद में जोर दीजिए, पर्टिकुलर प्रोपेन और ब्यूटेन में। इससे ये हुआ कि आप देखेंगे रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है जैसे पैकेजिंग मटेरियल है, पेंट्स है, केमिकल्स है, वहां पे इनपुट कॉस्ट कहीं ना कहीं 5 से 7% या 8% बढ़ चुका है, क्योंकि रिफाइनरीज वो प्रोडक्ट को एक प्रीमियम में दे रहे हैं अपने लॉसेस को सस्टेन करने के लिए। अब हम आते हैं ओएमसीज के लिए। देखिए, ओएमसीज का जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो होता है इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से, एक उसका प्राइस डिटरमाइन होता है कि भाई यही तेल यदि हम इंपोर्ट करते कोई दूसरे कंट्री से तो हमें किस में पड़ता, विज अविज ओएमसी कितने में बेच रहा है। ये बात आपकी सही है कि पिछले 2 साल में जब क्रूड नीचे भी गया था तभी भी गवर्नमेंट ने काफी प्राइस को सस्टेन किया, कम नहीं किया। पर ये आप लॉन्ग टर्म में देखें, आज फरवरी से हम मई में बैठे हैं, मैक्सिमम कंट्री जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी ने जापान हो गया, सभी ने अपने देश में पेट्रोल प्राइसेस 10-20% बढ़ा चुके हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट राइट फ्रॉम फरवरी से लेके मई तक के इतना बड़ा पीरियड जो सस्टेन कर पा रहे हैं, वो हम इसीलिए सस्टेन कर पा रहे हैं कि ओएमसी की बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग थी, उनका फिस्कल उतना स्ट्रांग था कि इतना बड़ा लॉस उन्होंने इतने पीरियड तक सस्टेन कर लिया है। पर ये सस्टेनेबल नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि यदि हम सोचे नहीं हमारा क्रूड 104 105 में आएगा, रिफाइनरी महंगी होती रहेगी, पर हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद गवर्नमेंट को एक्साइज कम करने के बाद भी ये जो आपके ओएमसीज हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसके बड़े दूसरे इफेक्ट्स भी हैं। ओएमसीज बहुत ज्यादा खर्चा करती है आज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करने में, रिन्यूएबल एसेट्स की तरफ जाने में, या तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है ये कहीं ना कहीं आपके दिखेंगे स्लो डाउन हो जाएगा, उनके कैपिटल में भी, उनके रेवेन्यू में भी काफी जोर पड़ेगा। तो इन सबको देखते हुए ये पीरियड को ऑलरेडी सस्टेन कर चुके हैं, पर जैसा दिख रहा है कि क्रूड यदि 100 के आसपास एटलीस्ट एक क्वार्टर और रहने वाला है, तो इसके पास ओएमसीज के पास और गवर्नमेंट के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। पर प्राइस को स्लोली आप एक साथ इतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, 10% 15% बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं 5% to 8% की रेंज में पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको बढ़ावत करना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट जिससे उनका बैलेंस शीट पूरी तरह से रेड ना हो जाए। बहुत बहुत क्विकली मित्रा सर, तो क्या हम ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं जहां से हम फ्यूल प्राइसिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद हमें बढ़ोतरी ही एकमात्र विकल्प दिखता है? और ये बढ़ोतरी कब? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वो उसका मनोवैज्ञानिक आधार बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मनोवैज्ञानिक आधार बना दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी प्राइस हाइक हो जाए, तो कोई डेडलाइन आप देख रहे हैं? देखिए, जो हम समझ रहे थे कि शायद से आज ही कुछ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की पीएम मोदी के साथ 3 बजे शायद से कोई मीटिंग होने वाली थी जिसमें ये सारे पॉइंट्स चर्चा होने वाले थे। आपने जो पहला पॉइंट किया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, आई थिंक अब बात यही है कि हम कितने परसेंट से बढ़ाएंगे और कब बढ़ाएंगे। ये तो तय है कि बढ़ना ही है, बस सिर्फ ये क्वेश्चन है हम कितने परसेंट से बढ़ाएंगे और कब बढ़ाएंगे, ये आंसर है। हमें लगता है कि शायद से ये प्राइस इंक्रीज आपको 15 तारीख के पहले ही आपको ऑन ऑन ग्राउंड दिख जाएगा कि एटलीस्ट कुछ कुछ परसेंट बढ़ा है,
और साथ ही साथ यदि गवर्नमेंट पूरा पास नहीं करेगी तो थोड़ा सा एक्साइज में भी अपनी कटौती करेगी और थोड़ा सा प्राइस को एस्केलेट करके मार्केट को इम्पैक्ट होने वाला है ये सर। ऑल राइट सर, तो 15 तारीख से पहले 15 मई से पहले आप हाइक्स देख सकते हैं, ऐसी आकलन है जो बताया जा रहा है। मल्होत्रा साहब, बहुत क्विकली, क्या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर इस बदलाव को झेलने के लिए तैयार लगता है? बहुत क्विकली। मुझे लगता है अभी तक नहीं है तैयार। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओवरऑल कुछ मेगा मेट्रो है पर काफी स्केची है, पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम किया जा सकता है जो व्हीकल से, वो कोशिश है, पर मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है। अभी यही है कि प्राइस बढ़ेगा जैसे मित्रा साहब ने कहा, और प्राइस के बढ़ने से और कहीं ना कहीं उससे और जो प्राइसेस ऑफ व्हीकल्स की बढ़ेगी उससे प्रेशर आके अपने आप कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम होगा। पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मेरे ख्याल से 2-3% का कहीं फर्क आए, बहुत ही मामूली है, पर कदम सराहनीय है। कोशिश उस तरफ होनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कारपूलिंग। ऑल राइट सर। रजनी सर, क्विकली, क्या अब कंपनियों को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के फ्यूल सेविंग ऑडिट या इस तरह के इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे और उससे उनके बिजनेस मॉडल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? देखिए दीपक, ऐसा जब भी कोई कदम लिया जाता है तो जैसा हम कहते हैं कि यू लीड बाय एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि कंपनीज डेफिनेटली ऐसे कदम उठाएंगे और उनकी लीडरशिप इसमें टोटली कमिटेड रहेंगी। किस तरह से वो उदाहरण देते हैं ताकि एम्प्लॉयज को ये फील ना हो कि सारा दबाव उन पे ऊपर है और जो लीडरशिप है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने नॉर्मल प्रैक्टिसेस से। तो इस तरह के हमेशा जब आप चेंज लाना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको टॉप से इम्प्लीमेंट करें ताकि इसमें लोग पूरा होल हार्टेड इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें। ये बड़ा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अगर क्रक्स निकाला जाए, सार निकाला जाए, तो सारी परिस्थितियां ये इशारा कर रही हैं कि सरकार इस पूरे संकट को, कीमतों को बहुत ज़्यादा अब होल्ड नहीं कर पा रही है। बहुत कोशिश की गई है, होल्ड नहीं कर पा रही है, इसलिए थोड़ा सा एक सिरा पब्लिक के हाथों में भी पकड़ाने की कोशिश की गई है ताकि ये डोर जो है उलझे ना और थोड़ी सुलझी रहे या कम से कम सिरा पकड़ में रहे। अब देखते हैं कि इसमें पब्लिक क्या अपना पार्टिसिपेशन निभाती है और इसके लिए क्या सरकार ने पर्याप्त तैयारियां की हुई हैं। ये पलटकर सवाल ये सरकार की तरफ भी जाता है कि हम तो अपना पार्ट निभा लेंगे लेकिन आपकी तैयारी क्या हमारे पार्टिसिपेशन के लिए है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रजनीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अरुण मल्होत्रा सर, थैंक यू सो मच सर। सौरभ मित्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।